तो आज डीप कॉन्सेप्ट टॉक में हम पढ़ने जा रहे हैं उआपा, गैर कानूनी गतिविधियां संशोधन विधेयक। याद रखिएगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन यानी रोकथाम कानून उआपा के बारे में, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे संशोधन जो 2019 में हुआ था उसके बारे में व्यापक, इसलिए मैंने संशोधन शब्द का इस्तेमाल किया। गैर कानूनी गतिविधियां प्रिवेंशन कानून उआपा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और क्यों पढ़ने जा रहे हैं उआपा के बारे में डिटेल से आप देख सकते हैं। ये यूपीएससी का जो GS3 है, इंटरनल सिक्योरिटी, तो इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से हमेशा से रेलिवेंट रहता ही रहता है। क्या रहता है? हमेशा से ये रेलिवेंट रहता ही रहता है। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा, 2019 में आपसे पूछा GS, ठीक है, कब पूछा? 2019 में पूछा। और यही क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये बिहार पीसीएस के मेंस में जीएस में नहीं आ सकता, क्या आप खुद विचार करिए, तो कहीं भी आ सकता है। यूपी पीसीएस में नहीं आ सकता क्या? महाराष्ट्र पीसीएस में नहीं आ सकता क्या? गुजरात पीसीएस में नहीं आ सकता, तो कहीं भी आ सकता है। भारत सरकार ने जहां का भी पैटर्न यूपीएससी के अकॉर्डिंग है, यही सारे क्वेश्चन हर जगह आएंगे। आप कोई भी स्टेट का एग्जाम दीजिए। भारत सरकार ने हाल ही में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम उआपा 1967, ठीक है ना, और एनआईए एक्ट के संशोधन के द्वारा आतंकवाद रोधी कानूनों को मजबूत कर दिया। यानी इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्ट्रेंथेंड द एंटी टेररिज्म लॉ बाय अमेंडिंग द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। यानी भैया इसको और एनआईए एक्ट, इन दोनों को संशोधित किया है। और एनआईए को भी, एनआईए जो आतंकवाद से संबंधित कानूनों को इंप्लीमेंट करने वाली, इन्फोर्स करने वाली सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है, उसकी ताकत भी बढ़ा दी। और उआपा कानून के अंतर्गत जो प्रावधान दिए उसने भी आतंकियों पर नकेल कसी। तो इन दोनों के द्वारा उन्होंने ऐसा किया, यानी आतंकवाद के ऊपर नियंत्रण लगाने का काम किया। तो हम यही विषय पढ़ने जा रहे हैं, यानी उआपा 1967 क्या है और मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या अमेंडमेंट लाया गया है, आपको हर एक अमेंडमेंट में पढ़ाने जा रहा हूं। एनआईए में क्या लाया गया वो यहां जिक्र नहीं, लेकिन मैं उआपा के बारे में दोनों बातें आपको सिखाने जा रहा हूं। अब आगे कहा गया कि भाई मानवाधिकार संगठन उआपा का विरोध क्यों करते हैं, तो वो भी बताऊंगा। राइटर साहब जिन कारणों से विरोध करते हैं, मानवाधिकार संगठन उसी आधार पर करेंगे, तो वो एक अलग बात है। तो आप देख सकते हैं उआपा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप उआपा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये 19 के बाद आया नहीं है, अब 23 में। देखिए यही है यूपीएससी का मेंस, आप देखिएगा डायरेक्ट ये क्वेश्चन टकरा सकता है। अब भैया 19 में आया, 19 में इसलिए आया बच्चे क्योंकि देख सकते हैं कहां गया भैया, ये देखिए 19 में क्यों आया, क्योंकि 2019 में इसमें संशोधन किया गया। 2019 में इसमें संशोधन किया गया, उठा करके 19 में बच्चों 2019 में पूछ लिया गया। अब 23 में क्या किया गया है, आइए जरा एडिटोरियल में आइए भाई, कहां गए एडिटोरियल में आइए, देख सकते हैं 24 मार्च को, यानी अब 2023 का 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया? कि भैया यही जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1957 है, इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी भी गैर कानूनी संगठन का, याद रखिएगा, किसी भी अनलॉफुल गैर कानूनी संगठन का, अनलॉफुल जो कानून के द्वारा प्रतिबंधित है या जिसकी स्थापना कानून के द्वारा नहीं हुई है, तो गैर कानूनी संगठन की सदस्य, अगर वह सदस्य है तो उसकी यह सदस्यता भी एक अपराध की श्रेणी में आएगी। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब है 19 में चेंज लाया गया। तो यूपीएससी ने पूछा, अब सिलेबस का पार्ट है तो आपसे पूछा ही जाएगा। अब 23 में, इसलिए 2023 वाले जो एस्पिरेंट है इसको मुख्य परीक्षा के लिए मेरी तरफ से आउट मान लीजिए। और बाई चांस नहीं आता तो 24 वाले तो तैयार रहिएगा ही रहिएगा। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि जीएस पेपर 3 अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी यानी देखते हैं तो सिलेबस का पार्ट आपके सामने है। क्या है? रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो चाहे राज्यकर्ता या गैर राज्यकर्ता, इन्हीं में, यानी चाहे पाकिस्तान एक्सटर्नल स्टेट यानी जैसे पाकिस्तान और कौन, चाइना हो गए, या नॉन स्टेट एक्टर जैसे जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये सब हो गए, तो ये दोनों ही क्या करेंगे? अरे भाई हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज कैसे करेंगे? आतंकी गतिविधियां बढ़ा करके। क्या करेंगे? आतंकी गतिविधियां बढ़ा करके। जैसे पाकिस्तान क्या करता है, उसकी आईएसआई प्लस उसकी आर्मी यानी सेना प्लस उसके मिलिटेंट, ये तीनों एक साथ गठजोड़ करके भारत में सीमा पार से घुसपैठ करके और फिर आकर के भारत में विशेषकर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। आप यहां से देख सकते हैं। तो ये हो गया एक्सटर्नल स्टेट, यानी राज्य की भी भूमिका होती है। जरा समझिए, यानी राज्य भी दूसरे राज्य में आतंकवाद फैलाता है। यानी पाकिस्तान, भारत आधिकारिक है, आपको लिखना है 1988 से एक शब्द भारत की तरफ से यूज किया जाता रहा है इस स्टेट, एक्सटर्नल स्टेट के बारे में, यानी पाकिस्तान के बारे में, कि 1988 से पाकिस्तान से राज्य प्रायोजित आतंकवाद, स्टेट
स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, राज्य प्रायोजित आतंकवाद शुरू किया गया मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि यही आईएसआई, आर्मी और मिलिटेंट्स मिल करके भारत को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, विशेषकर जम्मू कश्मीर में वह आतंकी गतिविधियों को व्यापक अंजाम देते हैं। तो एक तो ये हो गया एक्सटर्नल स्टेट। लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं जैसे कि विभिन्न आतंकी संगठन और उसमें काम करने वाले व्यक्ति। नॉन स्टेट एक्टर्स यानी विभिन्न आतंकी संगठन और उसमें काम करने वाले व्यक्ति, ठीक है ना, काम करने वाले व्यक्ति, ठीक है। तो ये भी भारत की आंतरिक सुरक्षा को आतंकवाद के द्वारा चुनौती पहुंचाते हैं। तो बच्चे इन्हीं पर कंट्रोल करने के लिए, अब इन पर तो हम डायरेक्ट कंट्रोल कर नहीं सकते, तो इन पर इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, भाई चलो हम सीमा पर चौकसी बढ़ा दें, अच्छी फेंस लगा दें, यानी सीमाएं अपनी अच्छी कर दें, इस प्रकार। लेकिन इन पर अटैक करने के लिए, यानी इन पर नियंत्रण करने के लिए हमने क्या लाया, 1967 में उआपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेगा। यानी इन आतंकी संगठनों, पॉइंट को समझिएगा, अभी व्यक्ति नहीं, इन आतंकी संगठनों की कमर तोड़ने के लिए हम 1967 में उआपा लेकर के आते हैं, और फिर यहां पर पढ़ते हो, फिर वापस आऊंगा व्यक्ति वाले पर। तो 1967 में हम लेकर के आते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों, 1967 में उआपा लेकर के आते हैं 30 दिसंबर 1967 को, याद रखें। यह कानून भारत की संसद के द्वारा, ऑब्वियसली कानून संसद के द्वारा ही बनता है, और यह क्या करता है, देश में क्या करता है, जो भी यानी कोई संगठन है या कोई व्यक्ति है, व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम प्रदान करता है। संसद ने 2004 में इसमें संशोधन किया और एक डेडिकेटेड चैप्टर लगा दिया, याद रखिएगा। मतलब इसके अंतर्गत जो एक समर्पित अध्याय जोड़ा, आतंकवादी गतिविधियों की एक सूची दी, जैसे आप चैप्टर पढ़ते हैं ना, चैप्टर नंबर 1 है, तो उसमें जो भी आपको पढ़ना होता है पहले ही दे दिया गया होता है, तो उस पूरी सूची इसमें दी गई कि कौन कौन से एक्ट आतंकी गतिविधियों में शामिल किए जाएंगे, यानी डिफाइन कर दिया गया। तो एक रिफॉर्म यहां पर था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब 2004 वाला इंपॉर्टेंट क्यों था, ठीक है। तो 2004 में जो संशोधन किया गया, उससे पहले क्या था कि आतंकी गतिविधियों को मुख्य रूप से क्या माना जाता था, यानी अभी तक, यानी 2004 के संशोधन से पहले जो भी आतंकी कार्य होते थे उसको 2 कानूनों के माध्यम से हैंडल किया जाता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एक होता था टाडा और एक होता था पोटा, आप सबको पता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लेकिन अब सब कुछ उआपा के द्वारा होने लगा, आप यहां से देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या किया गया, 26 नवंबर 2008 के में जब मुंबई आतंकी हमला हुआ, तो उससे फिर इसमें एक संशोधन किया गया और टारगेट रखा गया उआपा भारत में आतंकी विरोधी एक कठोर कानून बने। तो 2008 में, याद रखिएगा, संशोधन किया गया, फिर 2012 में और हाल ही में 2019 में संशोधन किया गया, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारे संशोधन किए गए। अब 2019 में क्या संशोधन किया गया, आइए जरा उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी इसमें कहा गया कोई भी आतंकी गतिविधियां हो उससे निपटने के लिए विशेष प्रक्रियाएं, स्पेशल प्रोसीजर किया गया, फिर 2012 में और हाल ही में 2019 में संशोधन किया गया, याद रखेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारे संशोधन किए गए। अब 2019 में क्या संशोधन किया गया, आइए जरा उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी इसमें कहा गया कोई भी आतंकी गतिविधियां हो उससे निपटने के लिए विशेष प्रक्रियाएं, स्पेशल प्रोसीजर जो है दिए गए, किसको, एनआईए को। क्या दिए गए, एनआईए को। अब आप कहेंगे सर एनआईए क्या है, उसके बारे में भी जान लीजिए। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये क्या है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ये एनआईए अधिनियम 2008 के तहत स्थापित भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में काम करता है, यानी आतंकवाद को रोकने वाली शीर्ष एजेंसी एनआईए है, जिसका गठन 2008 में। क्लियर हो गया। तो एनआईए यानी विशेष प्रक्रिया जो 2019 में दी गई, उसके अकॉर्डिंग आतंकी गतिविधियों पर एक्शन करता है, याद रखेगा, ठीक है ना। और किसी भी कार्रवाई, यानी यहां पर याद रखिएगा, गैर कानूनी गतिविधियों में क्या आता है, यहां पर डिफाइन किया गया कि गैर कानूनी गतिविधियों में किसी भी व्यक्ति या संघ, यानी ऑर्गेनाइजेशन, व्यक्ति मतलब कोई भी आतंकी व्यक्ति हो जाए जैसे अजहर मसूद, और संघ यानी उसका संगठन, तो किसी भी व्यक्ति या संघ द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को अगर बाधित करने के उद्देश्य से कोई भी कार्रवाई की गई है तो वह आतंकी कार्रवाई मानी जाएगी, याद रखेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहां कहा गया कि इस अधिनियम में कहा गया कि केंद्र सरकार इन आधारों पर किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है। कौन से आधार, इनको रट लीजिएगा। यानी अगर कोई आतंकवाद के काम करता है, जैसे मुंबई में हमला, ठीक है ना, या आतंकवादी कृत्यों में भाग लेता है, पहला। दूसरा, आतंकवाद के लिए लोगों को तैयार करता है, या आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है, तो इसको आप याद रखें। तो अगर इन तीनों कंडीशन में कोई भी संगठन पाया जाता है एनआईए की जांच में, तो उसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन 2019 में एक व्यवस्था और की गई,
कि इन्हीं आधार पर, यानी पहले आधार पर, दूसरे, तीसरे, इन्हीं आधार पर व्यक्तियों को भी आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया, जिस पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को व्यापक आपत्ति रही। क्या रही? मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को व्यापक आपत्ति रही। इन्हीं आधारों पर, यानी इन आधारों पर उआपा जब से लागू हुआ, यानी 1967 से जितने भी संशोधन हुए 2019 के पहले, वहां पर केवल संगठन को इन आधारों पर आतंकी घोषित करने का अधिकार था, जैसे जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा। लेकिन यहां पर क्या हो गया? अब व्यक्ति को भी इन्हीं आधार पर आतंकी नामित करने का अधिकार एनआईए को मिल गया है। और इसीलिए कहा जाता है उआपा में जो 2019 में संशोधन हुए, प्लस जो एनआईए की स्थापना हुई है, उसको जो शक्तियां उआपा के तहत दी गई हैं आतंकवाद को रोकने के संदर्भ में, इन दोनों के कारण आतंकवाद विरोधी जो भारत की रणनीति है, जो उसको रोकने का भारत का नजरिया, वो बहुत व्यापक और बहुत सख्त हो गया है। ये पॉइंट आप ध्यान कर लीजिए। अब इसी कड़ी में आज एडिटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वह सरकार एनआईए के साथ अलाइन है, उसके साथ संरेखित है। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए। क्या है? यानी उसी लाइन में उसको भी हमें लेकर के चलना। तीनों को एक साथ लगा देंगे तो ये हो जाएगा कि भारत में आतंकवाद विरोधी कानून उआपा और सख्त हो गया है। आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया यहां से। अब आता है उआपा की भाई इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है कि भारत क्या है, दो दुश्मन पड़ोसियों के साथ घिरा हुआ। देखिए ये एडिटोरियल राइटर कहते हैं कि दो दुश्मन पड़ोसियों, यानी चाइना और पाकिस्तान का नाम सीधा सीधा घिरा हुआ है, और जो छद्म रूप से हमारे देश को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। और ये एडिटोरियल राइटर ही नहीं, यूपीएससी भी तो यही कहता है। क्या कहता है जरा देखिएगा। 2016 में यूपीएससी ने आपसे पूछा, क्या पूछा? दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण, यानी यूपीएससी भी कह रहा है, ठीक है ना, होस्टाइल रिलेशन विद सम कंट्रीज। सम कंट्रीज कौन? चाइना और पाकिस्तान। तो आप देख सकते हैं यानी कितना बढ़िया इंटरलिंक हो रहा है कि टू होस्टाइल नेबर हमारे पास, जो छद्म रूप से, प्रॉक्सी रूप से हमारे देश को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में हमें और हमारे खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, जिसे राज्य से सहायता भी मिलती है और नॉन स्टेट एक्टर्स को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में हमारी सुरक्षा चिंता बढ़ जाती है, खासकर आतंकी गतिविधियों के प्रति। और इसीलिए सभी प्रकार की आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए उआपा लाया गया, जो पहले संगठनों पर लागू होता था, लेकिन 2019 के बाद वह व्यक्ति पर, यानी व्यक्तियों पर भी लागू होने लगा है। ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट यह इसकी इंपॉर्टेंस है। और ऑब्वियस है भारत आतंकवाद के प्रति संवेदनशील है। क्यों? क्योंकि दो हमारे शत्रु हमारे आसपास ही हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो ऐसे में हमारे देश की सुरक्षा के लिए यह कानून एक निवारक के रूप में काम करता है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए हैं। उआपा को अब हम लोग आगे और विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन एक प्रश्न और है जिसका जिक्र करना यहां बनता है। वो प्रश्न है आतंकवाद, यानी देख सकते हैं 2017 में है, तो मतलब फेवरेट है ये। तो आतंकवाद पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आतंकवाद की महाविपत्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती। द स्कोरेज ऑफ टेररिज्म इज द ग्रेव चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी। देख लीजिए। तो फिर इस बढ़ते हुए संकट का नियंत्रण करने के लिए आप क्या क्या हल सुझाते हैं? तो क्या क्या हल बताएंगे, सोचिए। एक हल तो उसमें रहेगा ही रहेगा आतंकवाद से निपटने के लिए उआपा का बेहतर इंप्लीमेंटेशन। क्या है? उआपा का बेहतर इंप्लीमेंटेशन। तो बस हो गया। आप देख सकते हैं। तो अच्छा